पिछले कुछ वीडियो जो हमने बनाए थे वो फ्रांस की क्रांति को लेकर थे। अब आगे एक दो वीडियो में हम जो बात करेंगे वो नेपोलियन बोनापार्ट की करेंगे। मतलब फ्रांस की क्रांति के पतन के पश्चात नेपोलियन का उदय होता है और वो कैसे धीरे धीरे फ्रांस की सत्ता पर काबिज होता है और फ्रांस की प्रतिष्ठा यूरोप में स्थापित करता है, इसका जिक्र हम करेंगे। नेपोलियन मूलतः इटालियन था। इसका जन्म 15 अगस्त 1769 को 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। और इसके जो पिता थे अजेचियो, इनके पिता का नाम था, वो कोर्सिका द्वीप में एक वकील थे। कोर्सिका द्वीप को फ्रांस ने जेनोवा से खरीद लिया था। ये 5 भाई बहन और 3 बहनें थी। इसके 5 भाई और 3 बहनें थी नेपोलियन बोनापार्ट के। नेपोलियन इसमें दूसरे नंबर का भाई था। सरकारी खर्च पर कोर्सिका द्वीप से कुछ युवाओं को पढ़ने के लिए फ्रांस भेजा गया। इनमें से नेपोलियन भी था। नेपोलियन ने पहले ब्राइन में और उसके पश्चात पेरिस में शिक्षा ग्रहण की। सेना में इसकी रुचि थी, इस कारण इसने सैनिक शिक्षा ग्रहण की। सैन्य शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात फ्रांस की सेना में ये शामिल हो गया। फ्रांस के तोपखाने में सब लेफ्टिनेंट नियुक्त हुआ। 17 वर्ष की उम्र में नेपोलियन बोनापार्ट। सैनिक शिक्षा के साथ साथ में उसकी जो रुचि थी वो गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान आदि विषयों में भी उसकी रुचि थी। 1795 में, पीछे हम इसका जिक्र भी कर चुके हैं, 1795 में क्रांति के समय में नेपोलियन को डायरेक्टरी नामक संविधान, जिसका जिक्र हम पीछे के वीडियो में कर चुके हैं, डायरेक्टरी नामक संविधान और 2/3 कानून के विरुद्ध जो दंगे शुरू हो गए थे उनका दमन करने के लिए जो सेना बुलाई गई थी उसमें नेपोलियन भी था। और इसी घटना से उसने दंगों का दमन कर दिया और इसी घटना से रातों रात वो लोकप्रिय हो गया था। 1796-97 में नेपोलियन को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इटली के अभियान पर भेजा गया। इस अभियान में नेपोलियन की विजय हुई और वापसी में इटली से वो बहुत सी कलाकृतियां लेकर अपने साथ आया था, जिसमें मोनालिसा की पेंटिंग भी ऐसा कहा जाता है कि उसमें थी। इटली अभियान पर जाने से 2 दिन पहले, जब वो इटली अभियान पर जा रहा था नेपोलियन, उससे 2 दिन पहले 9 मार्च 1796 को उसका विवाह हुआ जोसेफिन के साथ में। 1810 में उसने जोसेफिन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी लुइस से विवाह कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि जोसेफिन जिसको तलाक दिया था, जो पहली उसकी वाइफ थी, वो नेपोलियन से 6 वर्ष बड़ी थी और एक विडो थी और इसके 2 बच्चे भी थे पहले से। एक लड़की थी हॉर्टेंस, जिसका विवाह नेपोलियन के छोटे भाई लुइस की शादी हॉर्टेंस के साथ में हुई थी और इस वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप जो बच्चा पैदा हुआ था वो बाद में आगे चलकर नेपोलियन III के नाम से फ्रांस का शासक बना। 1798-99 में 1799 में नेपोलियन को मिस्र के अभियान पर भेजा गया। यह अभियान असफल रहा। ब्रूमेर के षड्यंत्र के बाद में, जो जिसका जिक्र हम पीछे के वीडियो में कर चुके हैं, 9-10 नवंबर 1799 को ब्रूमेर के षड्यंत्र के बाद में इसने सत्ता पर अधिकार कर लिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक नए प्रकार की सरकार स्थापित की जिसे कंसलेट यानी कि सलाहकारों की सरकार कहा गया। इसमें नेपोलियन प्रथम कौंसल बना। शुरुआत में ये केवल 10 साल के लिए प्रथम कौंसल बना था। 1802 में 1802 में वह आजीवन काल के लिए प्रथम कौंसल बन गया और 1804 में फ्रांस में जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह करवाया गया, जिसमें बहुमत नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट बनाने के पक्ष में था। लगभग 53 लाख मत, 53 लैक्स जो वोट्स थे वो नेपोलियन के पक्ष में थे और विरोध में केवल और केवल 2500 मत थे। इस प्रकार अब पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी कि फ्रांस का शासक कौन बन जाए, नेपोलियन फ्रांस का शासन अपने हाथ में संभाल ले। 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन का राज्याभिषेक हुआ। पेरिस के नोत्र दाम चर्च के अंदर नेपोलियन का राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक के लिए पोप को रोम से बुलाया गया था। कहते हैं कि पोप जैसे ही नेपोलियन के सिर पर ताज रखने लगा, नेपोलियन ने अपने पोप के ताज से हाथ में से ताज ले लिया और स्वयं अपने सिर पर रखा। ये एक सिंबॉलिक था, यानी कि नेपोलियन का राजतंत्र जनता की इच्छा पर आधारित था। उसे किसी प्रकार के धार्मिक जो कह सकते हैं कि सपोर्ट या फिर जो एक पुरानी परंपरा थी कि जो चर्च और पोप चाहेंगे वही शासक बनेगा, वो इसके विपरीत एक मान्यता थी। उसका एक प्रतीकात्मक संदर्भ हम कह सकते हैं। अब नेपोलियन बोनापार्ट के काल को 2 भागों में बांट सकते हैं।
पहला 1799 से 1804, जब तक वो कौंसल के रूप में है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट नहीं बना है, और दूसरा 1804 से 1815, जब नेपोलियन फ्रांस का शासक बन जाता है। तो पहला जो उसका कार्यकाल है 1799 से 1804, नेपोलियन प्रथम कौंसल या सलाहकार के रूप में। इसमें नेपोलियन के दो उद्देश्य थे। पहला, सत्ता का सुदृढ़ीकरण करना, और दूसरा, क्रांति के समय जिन लोगों को नुकसान हुआ था उनके साथ में समझौता करना। तो प्रथम कौंसल, जिसकी अवधि 1799 से 1804, ये जो काल है नेपोलियन बोनापार्ट का, इसमें नेपोलियन के मुख्यतः दो उद्देश्य थे: सत्ता का सुदृढ़ीकरण करना और क्रांति के समय जिन लोगों को नुकसान हुआ था उनके साथ में समझौता करना। अब इसके अंतर्गत जो कार्य हुए उनका थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे। पहला, नया संविधान तैयार हुआ। नेपोलियन ने कंसलेट नामक नई सरकार का गठन किया, यानी कि सलाहकारों की सरकार। इसमें नेपोलियन ने 3 कौंसल नियुक्त किए, जिसमें से प्रथम कौंसल स्वयं नेपोलियन बना, सेकंड कौंसल सेज और थर्ड कौंसल ड्यूकस को नियुक्त किया गया। जो सारे कार्यकारी अधिकार थे वो प्रथम कौंसल यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट में निहित थे। सभी आंतरिक और विदेश नीतियों पर उसका पूरा नियंत्रण था। आरंभ में प्रथम कौंसल 10 वर्ष के लिए नियुक्त हुआ था और 1802 में वह आजीवन काल के लिए नियुक्त हो गया। ये जो नया संविधान था ये 1799 में क्रिसमस के दिन लागू किया गया। इस नए संविधान के अनुसार काउंसिल ऑफ स्टेट का गठन किया गया। इसके सदस्यों की नियुक्ति प्रथम कौंसल के द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त सीनेट का गठन भी किया गया। इसमें 60 सदस्य थे। इनका कार्य प्रथम कौंसल के आदेशों को कार्यान्वित करना था। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य इस काल के दौरान हुआ वो था सत्ता का केंद्रीकरण। समस्त शक्तियां प्रथम कौंसल जो कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट, उसके हाथों में निहित थी। शासन चलाने के लिए प्रीफेक्ट्स, सब प्रीफेक्ट्स और मेयर्स की नियुक्तियां की गई। पेरिस और अन्य प्रमुख नगरों में पुलिस प्रशासन पर भी जो था वो केंद्र का नियंत्रण था। अब थोड़े से आर्थिक सुधारों का जिक्र हम जो करेंगे जो इस काल के दौरान हुए। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सरकारी खर्च को कम करने के लिए कड़े कदम उठाए गए। कर वसूल करने के लिए व बकाया राशि लेने के लिए कठोर कदम उठाए गए। भ्रष्ट व अयोग्य अधिकारियों को पदमुक्त कर दिया गया। उनके स्थान पर योग्य अधिकारी नियुक्त किए गए। 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। फ्रैंक नामक एक नई मुद्रा जारी की गई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डोमेन नामक एक फंड स्थापित किया गया। इस फंड में जो युद्ध के हार जाने की राशि थी, वॉर इंडिमेनिटी, युद्ध के हार जाने की राशि इसमें जमा की जाती थी, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डोमेन के नाम से जो फंड स्थापित किया गया था। फ्रैंक नामक नई मुद्रा जारी की गई। 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। जो बकाया राशि थी, जो कर वसूल करने की एक अच्छी व्यवस्था स्थापित की गई। भ्रष्ट अधिकारियों को पद से हटा दिया गया। ये कुछ आर्थिक सुधार थे जो अपने एज ए कौंसल के कार्यकाल में नेपोलियन बोनापार्ट ने किए। अगला जो महत्वपूर्ण काम था वो था कि देश छोड़कर जाने वाले संबंधों से समझौता किया गया। नेपोलियन ने इमीजर्स कह रहे हैं उनको, जो देश छोड़कर जाने वाले सामंत हैं वो इमीजर्स, नेपोलियन ने इमीजर्स को वापस फ्रांस आमंत्रित किया और उनसे वादा किया कि उनकी संपत्ति वापस दिलाने में वह मदद करेगा यदि वो सेल नहीं हुई है, उसकी बिक्री नहीं हुई है। इनके सदस्यों को सिविल सेवाओं में पद दिए गए। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य नेपोलियन ने किया वो था पोप के साथ समझौता। उस समय जो पोप के पद पर नियुक्त था वो था पोप पायस 7। नेपोलियन बहुसंख्यक कैथोलिकों की सहानुभूति चाहता था, क्योंकि हम पीछे धर्म सुधार आंदोलन के दौरान जो हमने वीडियो बनाए थे उसमें हमें पता है कि फ्रांस एक कैथोलिक बहुल राज्य रहा है। तो नेपोलियन बहुसंख्यक कैथोलिकों की सहानुभूति चाहता था, तो इसलिए उसने 1801 में पोप के साथ समझौता किया। और इस समझौते के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें हुई वो थी, पोप ने क्रांति के कार्यों को मान्यता दे दी। क्रांति के दौरान जो कुछ भी राजा को गिलेटिन करना या किसी को भी, काफ़ी सारे लोगों को मौत के घाट जो उतारा गया या जो कुछ भी कार्रवाइयाँ हुई उनको पोप ने मान्यता दे दी। चर्च की संपत्ति को जब्त किए जाने को मान्यता दे दी। बिशप की नियुक्ति प्रथम कौंसल के द्वारा की जाएगी, जिसका अनुमोदन पोप करेगा। और बिशप
पादरियों की नियुक्ति करेंगे। 1794 से वेतन की बकाया राशि धर्माधिकारियों को दी जाएगी। और नॉन ज्यूरिंग क्लर्जी, जिनका पीछे हम आ चुके हैं, जो संविधान बना था और जिन्होंने संविधान के प्रति शपथ ली वो तो ज्यूरिंग क्लर्जी, और जिन्होंने संविधान के प्रति फ्रांस की क्रांति के समय जो बना था नहीं ली थी शपथ, वो नॉन ज्यूरिंग क्लर्जी कहलाए। तो ये जो नॉन ज्यूरिंग क्लर्जी, जिनको न्याय असभ्य धर्माधिकारी भी कहा जाता था, उनको जेल से मुक्त कर दिया गया और सभी चर्च वापस खोल दिए गए। तो ये काफ़ी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें 1801 में जो नेपोलियन ने पोप के साथ समझौता किया उसके अंतर्गत निर्धारित की गई। अब आगे जो कुछ अन्य सुधार भी हुए और एक शासक के रूप में नेपोलियन ने किस प्रकार प्रतिष्ठा स्थापित की, आगे की वीडियो में हम देखें।